ये दिसंबर का महीना चल रहा है, आपके बारे में तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल बहुत तेजी से गुजर गया और लगता है कि साल 2024 भी एक्शन पैक्ड ईयर होगा। साल का आखिरी महीना दिसंबर, जहां इंडिया के कई पार्ट्स में लोगों के लिए फेस्टिव विंटर सीजन लाता है, वहीं ये ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टैक्स सेविंग सीजन की शुरुआत भी है। इस टैक्स सेविंग सीजन की शुरुआत होती है HR डिपार्टमेंट के ईमेल से, जिसमें इन्वेस्टमेंट और दूसरे प्रूफ मांगे जाते हैं। और इस ईमेल के आते ही एम्प्लॉइज कैलकुलेशंस करने में बिजी हो जाते हैं कि उन्होंने कितना टैक्स बचाया है और उन्होंने क्या मिस कर दिया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में अपनी सारी टैक्स प्लानिंग की और फिर उस प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट भी किया हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो किसी वजह से पहले से टैक्स प्लानिंग नहीं कर सके या फिर आप पहली बार टैक्स प्लानिंग करने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चुन सकें। इस वीडियो के एंड तक आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। लेकिन इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर बात करें, आपको याद दिला दें कि ये वीडियो आप ईटी मनी के हिंदी चैनल पर देख रहे हैं। हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है जहां आप हमारे सारे वीडियोस इंग्लिश में देख सकते हैं। यही नहीं, बिगिनर्स के लिए भी हमारा एक चैनल है जिसका नाम है 5 मिनट फाइनेंस। इन चैनल्स को जरूर देखें, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे दिए हैं। शुरू करने से पहले एक और बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा रेलिवेंट है जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है। न्यू टैक्स रिजीम में फायदा उठाने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस शामिल हैं, लेकिन अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन चुना है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। विल टेल यू कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन सी एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस मिलती हैं। दूसरा, इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप ओल्ड रिजीम में स्विच करना चाहते हैं या नहीं। हमने आपको डिटेल में समझाने के लिए इस वीडियो को कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स में डिवाइड किया है। हम उन ऑप्शंस से शुरुआत करेंगे जो आपके पास पहले से मौजूद हैं और फिर बताएंगे कि आप उनके अलावा और क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी टैक्स सेविंग रिक्वायरमेंट स्क्रीन पर लिखे 1 या 2 स्टेप्स में पूरी हो जाए और आपको स्टेप 5 तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को अपनी जरूरत के हिसाब से टैक्स प्लानिंग करनी होती है। चलिए स्टेप 1 से शुरू करें, जानते हैं कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टैक्स बचाने का प्रोसेस सबसे पहले ये जानने से शुरू होता है कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, यानी वो इनकम जिस पर आपको टैक्स देना है। ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का पता लगाने के लिए आपको सभी सोर्सेज से आने वाली इनकम को जोड़ना होगा, जैसे सैलरी, रेंट, बिजनेस या प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स एंड सो ऑन। अब कई लोगों के पास इनकम का सोर्स सिर्फ सैलरी होगी और कुछ के पास शायद रेंट या कैपिटल गेन्स भी होगा, तो आपको सिर्फ उन्हीं सोर्सेज के बारे में सोचने की जरूरत है जिनसे आपको इनकम मिल रही हो। मान लीजिए कि आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है। सबसे पहले अपनी ग्रॉस टोटल इनकम से 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड और न्यू दोनों रिजीम्स में अवेलेबल है। फिर अपने इनकम के एग्जेम्प्टेड पार्ट को माइनस करें। इसमें हाउस रेंट अलाउंस, रीइंबर्समेंट्स एक्सेट्रा इंक्लूड हो सकते हैं। हम इस वीडियो में ऐसी एग्जेम्पशंस के बारे में भी बात करेंगे। लेट्स से कि एग्जेम्प्टेड इनकम 1 लाख रुपए है। फिर सेक्शन 80C, 80D, 80E के अंडर टैक्स सेविंग डिडक्शंस को माइनस करें। हमने अपने एग्जाम्पल में ऐसे डिडक्शंस को 2 लाख रुपए अज्यूम किया है। हम इस वीडियो में आगे इन डिडक्शंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए अगर आप इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते तो डोंट वरी। डिडक्शंस घटाने के बाद आपको अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम मिल जाएगी। हमारे एग्जाम्पल में ये 6.5 लाख रुपए है। सेक्शन 80TTA के अंडर सेविंग्स अकाउंट पर एक फाइनेंशियल ईयर में 10,000 रुपए तक के इंटरेस्ट पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है, इसीलिए इस प्रोविजन का फायदा उठाना बिल्कुल ना भूलें। फिर आपको कितना टैक्स पे करना है, इसके लिए टैक्स स्लैब्स चेक करें। हमारे एग्जाम्पल में पेबल टैक्स सेस लगाने के बाद 44,200 रुपीज है। तो इस तरह आप अपने इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो बताया वो काफी सिंप्लीफाइड वर्जन है, क्योंकि इनकम के अलग अलग कॉम्पोनेंट्स पर अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल गेन्स पर उनके नेचर के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है, यानी चाहे वो कैपिटल गेन इक्विटी या डेट या किसी और सोर्स से हुआ हो। डू रिमेंबर कि ये ओल्ड रिजीम के अकॉर्डिंग आपके टैक्स को कैलकुलेट करने का मेथड है। न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स रेट्स कम है, लेकिन डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस लिमिटेड है। अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद टैक्स सेविंग डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आप अपना ITR फाइल करते समय अपनी टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, और नंबर 2, आप अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि अपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स बचाने की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने सैलरी स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। इसमें अक्सर ऐसे कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं जिन पर टैक्स बचाया जा सकता है।
जिस एग्जाम्पल को हमने अभी डिस्कस किया उसमें हमने ऐसे आइटम्स को एग्जेम्प्टेड इनकम के तौर पर रेफर किया था और उन्हें 1 लाख रुपए माना था। कई कंपनीज में सैलरी स्ट्रक्चर में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकते हैं। अब हम आपको ऐसे ही एग्जेम्पशंस के बारे में बताएंगे। अपने सैलरी स्ट्रक्चर में ऐसे कंपोनेंट्स को बेटर तरीके से समझने के लिए आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट एचआरए या हाउस रेंट अलाउंस है। अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप अपना रेंट अग्रीमेंट और रेंट की रिसीट्स दिखाकर इस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। बट रिमेंबर, एंटायर एचआरए अमाउंट टैक्स फ्री नहीं होता। एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डोंट वरी, आपको इसे खुद कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ईटी मनी वेबसाइट पर एचआरए कैलकुलेटर कुछ ही सेकंड्स में आपके एचआरए को कैलकुलेट कर सकता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, सो यूज इट एंड फाइंड आउट कि आप कितना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एक जरूरी बात, अगर किसी फाइनेंशियल ईयर में पे किया गया रेंट 1 लाख रुपए से कम है या अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर या रेंट एग्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब आपके सैलरी स्ट्रक्चर में दूसरा कंपोनेंट जो टैक्स बचाने में हेल्प कर सकता है वो है पीएफ डिडक्शन। अगर आप एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन टैक्स फ्री है। प्लीज नोट, ये पीएफ का आपका अपना शेयर है, आपके एम्प्लॉयर का नहीं। ये सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज पर मंथ या 4,80,000 रुपीज पर ईयर है तो आपकी बेसिक सैलरी का 12% पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन 4,800 रुपीज पर मंथ या फिर 57,600 रुपीज ईयरली होगा। आपका एम्प्लॉयर भी पीएफ में 12% का कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी 4,800 रुपीज पर मंथ या फिर 57,600 रुपीज ईयरली। लेकिन सेक्शन 80C के अंडर आप अपने 57,600 रुपीज पर ही टैक्स बचा सकते हैं, आपके एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर नहीं। अगर आपने कॉर्पोरेट एनपीएस का ऑप्शन चुना है तो तीसरा कंपोनेंट जो आपके टैक्स बचाने में हेल्प कर सकता है वो है एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम। आपकी सैलरी से एनपीएस डिडक्शन पर टैक्स सेविंग इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD1 और सेक्शन 80CCD2 के अंडर कवर की जाती है। अब सेक्शन 80CCD1 के अंडर आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% तक एनपीएस या किसी दूसरी गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए दिस लिमिट इज अप टू 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद सेक्शन 80CCD2 आता है। यहाँ आपका एम्प्लॉयर मंथली बेसिस पर आपकी बेसिक सैलरी का अप टू 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता है और आपको इस पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। ये डिडक्शन उन लोगों के लिए भी अवेलेबल है जिन्होंने न्यू टैक्स रेजिम का ऑप्शन चुना है, जिसमें ऑलमोस्ट कोई डिडक्शंस, कटौती या एग्जेम्पशंस छूट नहीं है। ये एनपीएस डिडक्शंस आपके पीएफ डिडक्शन से अलग होते हैं, इसीलिए आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से अपनी टैक्स सेविंग को बढ़ा सकते हैं। हालांकि सेक्शंस 80CCD1 और 2 के अंडर डिडक्शंस का फायदा आप अभी नहीं उठा पाएंगे क्योंकि कई कंपनीज केवल फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही इसे अलाउ करती हैं। फिर भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए यू कैन कीप इट इन योर माइंड। सेक्शन 80CCD1 और 2 डिडक्शंस को अपने ध्यान में रखें। हम इस वीडियो के एंड में उनके बारे में फिर से बात करेंगे। आपके सैलरी स्ट्रक्चर में चौथा तरीका जो टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकता है वो है फ्लेक्सी बास्केट। कई कंपनीज रीइंबर्समेंट्स की फ्लेक्सी बास्केट प्रोवाइड करती हैं। रेलेवेंट बिल्स प्रोवाइड करके इन्हें क्लेम किया जा सकता है और इससे मिलने वाला अमाउंट टैक्स फ्री होता है। फ्लेक्सी बास्केट में कन्वेंस रीइंबर्समेंट, टेलीफोन रीइंबर्समेंट, बुक्स और पीरियोडिकल्स पर किए गए एक्सपेंसेस के रीइंबर्समेंट्स इंक्लूड होते हैं। कई कंपनीज फूड वॉलेट भी प्रोवाइड करती हैं जिसमें आपको 2200 रुपए मंथली मिल सकते हैं। ये अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। डू नोट कि न्यू टैक्स रेजिम में फ्लेक्सी बास्केट और फूड वॉलेट भी अवेलेबल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें रीइंबर्समेंट्स की तरह स्ट्रक्चर किया गया है, एग्जेम्पशन या डिडक्शंस की तरह नहीं। फिफ्थ सैलरी कंपोनेंट जो टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प कर सकता है वो है एलटीए यानी लीव ट्रैवल अलाउंस। एलटीए को क्लेम करने के लिए आपको ट्रैवल बिल्स प्रोवाइड करने होते हैं और आप 4 साल के ब्लॉक में 2 बार इसे क्लेम कर सकते हैं। करंट ब्लॉक 2022 से 2025 तक का है। तो ये आपकी सैलरी के सबसे प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स हैं जो टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप इन्हें अपनी स्क्रीन पर दिए गए टेबल में देख सकते हैं। अब अपनी सैलरी के प्रोमिनेंट कंपोनेंट से टैक्स बचाने के बाद अब टैक्स बचाने के लिए आप अपने कुछ एक्सपेंसेस का यूज कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो टैक्स बचा सकते हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले होम लोन आता है। होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट पर सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन याद रखें 80C के अंडर क्लेम करने के लिए मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। किसी घर के लिए पे किए गए रजिस्ट्रेशन चार्जेस और स्टैंप ड्यूटी पर भी सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब सेक्शन 80C के अंडर मिली 1.5 लाख की लिमिट को आपने क्रॉस ना किया हो। ध्यान रखें कि ये 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट आपके पीएफ डिडक्शंस को भी कवर करेगी, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको घर डेवलपर या ओनर ने हैंडओवर कर दिया है तो आप होम लोन के इंटरेस्ट पर हर साल 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के अंडर आता है। अब दूसरा तरीका है ट्यूशन फीस।
किसी स्कूल या कॉलेज की दी जाने वाली ट्यूशन फीस पर भी सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बचाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि सेक्शन 80C के अंडर टैक्स में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही डिडक्शन मिल सकती है। थर्ड इज एजुकेशन लोन। सेक्शन 80E के अंडर आप एजुकेशन लोन पर पे किए गए इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इस डिडक्शन की कोई अपर लिमिट नहीं है, बट डू नोट आप एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट पे करने के समय ये सिर्फ 8 साल तक ही इसे क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ इन द लिस्ट जो आपको टैक्स बचाने में हेल्प कर सकता है वो है सेक्शन 80GG के अंडर हाउस रेंट डिडक्शन। अगर आपकी सैलरी में HRA इंक्लूडेड है तो ये डिडक्शन आपके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें HRA का बेनिफिट नहीं मिलता। इसलिए ज्यादातर केसेस में ये डिडक्शन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए ही रेलिवेंट है। इसीलिए अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आप इन तीनों में से सबसे लोएस्ट अमाउंट को डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, अप टू 5,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर टोटल इनकम और 25% ऑफ द टोटल इनकम। नाउ फिफ्थ एक्सपेंस जो टैक्स डिडक्शन ऑफर करता है वो सेक्शन 80G के अंडर आता है। अगर आप डोनेशन करते हैं तो आप डोनेट किए गए अमाउंट पर 50% या 100% तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि डोनेशन किसे किया गया है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए टेबल में इन टैक्स सेविंग एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताया गया है। अब तक हमने देखा है कि आप अपने सैलरी कंपोनेंट्स और कुछ एक्सपेंसेस के जरिए कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी टैक्सेबल इनकम बची है तो आप टैक्स सेविंग के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और सेलेक्ट मेडिकल एक्सपेंसेस यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हेल्थ इंश्योरेंस सभी के लिए जरूरी है, इसे कौन इनकार करेगा। ये मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पर आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को सेफगार्ड करने में मदद करती है और इसीलिए ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और फायदा ये है कि आप इसके थ्रू 1 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सच है कि कई एम्प्लॉयज को कंपनी की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है, ये होना बहुत अच्छा है, लेकिन अक्सर जितने मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत होती है ये उतनी कवरेज नहीं देती, यानी इट इज इनसफिशिएंट, और कंपनी से निकलने के बाद ये वैलिड भी नहीं होती। इसलिए लाइफ की ऐसी अनसर्टेनिटीज से खुद को बचाने के लिए बाइंग पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस इज रेकमेंडेड, चाहे फिर भले ही आपको कंपनी से भी मेडिकल इंश्योरेंस मिल रही हो। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80D और उससे रिलेटेड सेक्शंस हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया टेबल सेक्शन 80D के कंपोनेंट्स के बारे में ही है। एक इंडिविजुअल खुद को, वाइफ को और डिपेंडेंट बच्चों को कवर करने वाले हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 25,000 रुपीज तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पेरेंट्स के हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी 25,000 रुपीज का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो ये अमाउंट 50,000 रुपीज तक हो सकता है, और अगर आप खुद भी सीनियर सिटीजन हैं तो आपका डिडक्शन भी 50,000 रुपीज तक हो सकता है। साथ ही 5,000 रुपए तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स भी टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं, लेकिन इनकी ओवरऑल लिमिट 5,000 रुपए के अंदर ही होती है। इट्स नॉट एडिशनल। नाउ इफ यू वांट टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, आप इसे ईटी मनी ऐप पर इंस्टेंटली परचेज कर सकते हैं। आप ईटी मनी ऐप पर 1 करोड़ रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में फिर कभी चिंता न करनी पड़े। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस भी टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। ये सेक्शन 80DD और 80DDB के अंडर आते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर स्पेशली एबल्ड है और वो आप पर डिपेंडेंट है तो सेक्शन 80DD के अंडर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्च किए गए पैसों पर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेक्शंस 80DDB के अंडर आप कुछ स्पेसिफाइड डिजीजेस के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इनमें न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, कैंसर, एड्स, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। डू नोट कि आप सेक्शन 80DDB के अंडर सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड डिजीज पर ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, हर तरह की बीमारी के लिए नहीं। अब तक वीडियो देखकर आपने समझ लिया होगा कि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर, एक्सपेंसेस और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए कैसे टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपके पास अभी भी टैक्सेबल इनकम बची है तो आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम इनकम टैक्स एक्ट के अलग अलग सेक्शंस में आने वाले कई आइटम्स के बारे में बात करेंगे। चलिए सेक्शन 80C से शुरुआत करते हैं। सेक्शन 80C टैक्स बचाने के लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसके जरिए आपको एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल सकती है। इसमें कुछ सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जिनके बारे में आपने पहले ही सुना होगा। इनमें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स या ELSS, PPF, NPS, टैक्स सेविंग FD, सुकन्या समृद्धि योजना और बहुत कुछ इंक्लूडेड है। इन सभी इन्वेस्टमेंट्स में किसी न किसी तरह के लॉक इन पीरियड्स होते हैं, लेकिन 80C का फायदा लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 2 जरूरी बातें याद रखनी होंगी। पहली बात कि 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट में आपका PF कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है। इसलिए जब आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको 80C का बेनिफिट उठाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन को उसमें से माइनस कर दें। दूसरी जरूरी बात, इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी सेक्शन 80C के अंडर आते हैं, इसीलिए इफ नीडेड आप लाइफ इंश्योरेंस लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस है तो उसके प्रीमियम पर डिडक्शन क्लेम करना ना भूलें। इस बात का ख्याल रखें कि आप सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ही टैक्स बचा सकते हैं। इससे ज्यादा के इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अगला सेक्शन जो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प कर सकता है वो है सेक्शन 80CCD 1B।
ये एनपीएस टीयर 1 अकाउंट में इन्वेस्ट करने पर 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन अलाउ करता है। इसलिए अगर आप सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन और सेक्शन 80CCD 1B के अंडर 50,000 रुपए तक की डिडक्शन का बेनिफिट उठाते हैं तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 62,400 रुपीज तक का टैक्स और सेस बचा सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है सेक्शन 80CCC की। इसके अंडर आप पेंशन फंड में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD 1 सभी की ओवरऑल लिमिट 1.5 लाख रुपए है। याद रखें कि 80CCD 1 के अंडर आप अपनी बेसिक सैलरी का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस वीडियो में आपके सैलरी स्ट्रक्चर के एक कंपोनेंट के तौर पर पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सेक्शन 80CCD 1B और सेक्शन 80CCD 2 1.5 लाख रुपए की लिमिट से बाहर है। सेक्शन 80CCD 2 के अंडर आपका एम्प्लॉयर भी आपकी बेसिक सैलरी का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है। आपकी स्क्रीन पर दिए गए टेबल में इन सेक्शंस के बारे में बताया गया है। आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल को पढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि ईटी मनी पर आप टैक्स सेविंग फंड्स, एनपीएस और टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? ये सभी ऑप्शंस आपको सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शंस देते हैं। ईटी मनी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता और आप अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स को एक ही जगह पर आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अलग अलग तरीकों से आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से अपना टैक्स सेविंग एक्शन प्लान रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह भी ले सकते हैं जो टैक्स सेविंग प्लान बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। बट डोंट डिले इट और समय रहते इसे पूरा कर लें। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बेहतर डिसीजन लेने के लिए ये भी सलाह दी जाती है कि आप फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। आपके दोस्त भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके लिए उनके साथ भी ये वीडियो आप जरूर शेयर करें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और इस पर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही हम आपके लिए दूसरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.